गुड मॉर्निंग। तो पिछली क्लास कहाँ तक हुई थी हमारी? आज क्या पढ़ने वाले? नया चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है, कौन सा? तीसरा वाला। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है? अध्याय 3 से। ठीक, ओके। तो अध्याय 3 नाम है दो चर वाले रेखी समीकरण युग्म। क्या है? दो चर वाले रेखी समीकरण युग्म। दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे 10th के आधार पर। ठीक, तो हर चीज़ को अच्छे से समझना है। जिसको जहाँ भी समस्या हो वो तुरंत पूछना। ठीक, कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हम पहले बेसिक समझ रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि चर क्या होता है। क्या? चर। चर के बाद हमें ये पता होना चाहिए रेखी समीकरण क्या होता है, और लास्ट में हमें ये पता होना चाहिए युग्म क्या होता है। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? चर की। किसकी बात कर रहे हैं? चर की। तो कहीं पर भी कोई भी ऐसी संख्या जिसे हम क्या नहीं कह सकते कि ये एकदम करेक्ट वैल्यू है, जैसे कुछ जगहों पर हम यूज़ करते हैं कुछ एक्स वाई जेड कुछ भी, जिनकी वैल्यू कुछ दूसरे मानों के रखते ही बदल जाती है या समीकरण के आधार पर बदल जाती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक समीकरण लिखा हुआ है 1 + x = 4। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि इस x की वैल्यू क्या होगी अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है। क्या करना है? बराबर करना है। तो ये x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? यहाँ पर 3, तब जाकर ये क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। तो ये जो चर होते हैं, चर की वैल्यू क्या होती है? ये निश्चित नहीं होती, ये समीकरण पे आधारित होती है। कोई समस्या परेशानी नहीं? ठीक, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि चर क्या होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रेखी समीकरण की। किसकी? रेखी समीकरण की। तो हमें सबसे पहले तो इसमें लिखा हुआ है दो चर। क्या लिखा हुआ है? दो चर। तो हमें क्या चाहिए? दो चर चाहिए। तो मैंने मान लिया कि एक तो ये चर हो गया और एक ये चर हो गया। ठीक है, एक तो एक एक्स हो गया और दूसरा वाई हो गया। तो इन दो चरों के साथ हमें क्या बनाना है? रेखी समीकरण बनाना है। तो रेखी समीकरण का मतलब क्या होता है? रेखी समीकरण का मतलब होता है एक ऐसा समीकरण जिसमें घातांक एक हो। क्या हो? घातांक एक हो। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिसकी घात क्या हो? एक हो, एक से अधिक ना हो। ठीक, अगर हमें समीकरण बनाना है तो इसके साथ में क्या लगाना पड़ेगा? बराबर के बाद 0। ठीक, वरना ये क्या कहलाएगा? बगैर 0 के बहुपद। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ठीक है, अब ये एक तो हम लिखते नहीं है घातांक के रूप में, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। ठीक है, इसको हम लिखते नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होगी। तो हमें यह समझ में आ गया कि दो चर वाले रेखी समीकरण कैसे होते हैं। ठीक, अब समीकरण में इन चर के साथ में कुछ गुणांक होते हैं। क्या होते हैं? गुणांक। गुणांक कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है? 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। ठीक, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये सब चीज़ें हम जानते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया एक समीकरण। कुछ समीकरणों में हमें कुछ अलग से वैल्यूज़ मिलती हैं यहाँ पर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं, जो सिर्फ कैसे होते हैं? अचर के रूप में होते हैं। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी? आगे चल के कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें वैल्यू यहाँ ना होकर बराबर के उस साइड में मिलती है। ठीक है, तो उसमें हमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। इसको हम इस साइड ला सकते हैं या इस साइड की वैल्यू को उस साइड ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि चर क्या होते हैं, रेखीय समीकरण क्या होता है।
अब बात कर रहे हैं हम युग्म की। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है युग्म का मतलब? जोड़ा। समझ में आ गई बात? युग्म का मतलब क्या हो गया? जोड़ा। ठीक, ये चीजें हमें समझ में आ गई है, मतलब हमें इस चैप्टर का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, हमसे इस चैप्टर ने क्या कहा कि दो चर वाले, कितने चर वाले? दो चर वाले रेखी समीकरण। तो हमने इसको क्या बनाया? पहले समीकरण बना लिया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? समीकरण बनाने के बाद हमने क्या किया? इसका युग्म बनाना है। युग्म बनाना है मतलब एक जोड़ा चाहिए, मतलब हमें दो समीकरण चाहिए। क्या चाहिए? दो समीकरण चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक और समीकरण लिख लिया। ठीक है, क्या लिख लिया हमने? एक और समीकरण लिख लिया। कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हमने ये एक समीकरण लिखा और ये एक दूसरा समीकरण लिखा। ठीक, ये दोनों क्या हो गए? रेखीय समीकरण का युग्म हो गया, मतलब एक जोड़ा हो गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब हमें इस चैप्टर का एक व्यापक अर्थ होता है या व्यापक समीकरण होता है, वो पता होना चाहिए, या फिर इन समीकरणों का एक व्यापक रूप होता है, वो हमें पता होना चाहिए। वो बनता इसी से है। कैसे बनता है? कि जो चर है इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे जहाँ जहाँ चर दिखाई दे रहा है, ये x ये y, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, और इसको, ये अचर है, इसको क्या बोलते हैं? अचर ही बोलते हैं। मतलब हम लिखते कुछ और तरीके से, तो मैं वही लिख रहा हूँ। तो हम जब इसका व्यापक समीकरण लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक, मतलब ये जो अचर है इसको हमने क्या लिख दिया? a लिख दिया। इस वाले को हमने b लिख दिया, और ये वाला जो है इस अचर को हमने c लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले को कुछ इस प्रकार से हमने लिख दिया, क्योंकि ये समीकरण का व्यापक रूप है, इसको हमने सेम टू सेम लिख दिया। कोई दिक्कत? लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर दो समीकरण है, हमें कैसे समझ में आएगा कि इसमें से कौन से समीकरण का कौन सा व्यापक रूप है? तो इसलिए हम इनको क्या कर देते हैं? नंबर दे देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हमें ये समझ में आ गया कि जहां पर ये एक लिखा है ये समीकरण एक के लिए है, और जहां पर ये दो लिखा है ये समीकरण दो के लिए है। इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है कि है? नहीं। तो हमें ये समझ में आ गया कि जहां पर ये जो a1 लिखा हुआ है वो एक अचर है। ठीक, जहां पर a2 लिखा है वो भी एक अचर है, जहां पर b1 लिखा हुआ है वो भी एक अचर है, जहां पर b2 लिखा हुआ है वो भी एक अचर है, जहां पर c1 लिखा है या c2 लिखा है वो सब क्या है? अचर है। ये हमें समझ में आ गया। साथ में जहां पर ये x और y लिखा हुआ है वो क्या है? चर है। कोई दिक्कत? हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अचर की वैल्यू, ठीक, जहां पर भी गुणांक रूप में लिखी है, क्या लिखी है? गुणांक रूप में, जहां पर x के साथ में लिखी हुई है उसकी वैल्यू क्या नहीं हो सकती? जीरो नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई? वरना क्या होगा? जैसे समीकरण है, क्या लिखा हुआ है? 2x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ये लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर किसी भी अचर की वैल्यू जीरो रखता हूं, किसकी? अचर की वैल्यू अगर मैं जीरो रखता हूं, तो मान लीजिए कि यहां पर 2 की जगह क्या होता? जीरो होता। यहां पर क्या होता? 2 की जगह पर जीरो। तो जीरो का अगर मैं मल्टीप्लाई x में करूंगा तो वो जीरो हो जाएगा पूरा, और अगर ये जीरो हो गया तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये एक बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुपद। ये फिर एक समीकरण नहीं बनेगा। समीकरण बन जाएगा, बहुपद का बन जाएगा, समीकरण बन, लेकिन क्या नहीं बन पाएगा? दो चर वाला समीकरण नहीं बन पाएगा। क्या नहीं बन पाएगा? दो चर। क्यों? क्योंकि एक चर इसका क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक, तो ये चीज हमें समझ में रखनी है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? अभी सिर्फ समझ लो, लिख आराम से लेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, तो अब आगे देखें। ठीक है,
तो हमें ये तो समझ में आ गया कि इनका व्यापक रूप ये होता है। अब इन व्यापक समीकरणों को थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, बाकी सबको साफ कर लेते हैं, फिर आगे की कहानी इन व्यापक रूपों से चलने वाली है। तो हम फिर से क्या लिख रहे हैं, व्यापक समीकरण लिख रहे हैं, लिख लें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये हमने व्यापक समीकरण लिख लिए दोनों। ठीक है, अब ये जो व्यापक समीकरण लिखे हैं इनके आधार पर हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो व्यापक समीकरण जो रेखीय युग्म है इसको सॉल्व करने के लिए कुछ विधियां होती हैं। क्या होती है? कुछ विधि होती है। रेखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने के लिए कुछ विधियां होती हैं, हम उनकी बात करने वाले हैं। कर लें। तो सबसे पहले तो रेखिक समीकरण युग्म में पहले तो हमें ग्राफी विधि देखने को मिलती है। क्या मिलती है? ग्राफी विधि, ग्राफिकल मेथड। और दूसरा हमें बीजगणितीय मेथड देखने को मिलती है। ठीक है, बीजगणितीय विधि की बात हम करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी? ग्राफी विधि आजकल पेपर में पूछी नहीं जाती, बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन हम बीजगणितीय मेथड की बात करने वाले हैं। बीजगणितीय विधि के अंदर कुछ विधियां होती हैं। ठीक, नंबर 1 विलोपन विधि, नंबर 2 प्रतिस्थापन विधि, और नंबर 3 वज्रगुणन विधि। ठीक है, आजकल ये वज्रगुणन विधि पूछी नहीं जाती, सिलेबस से हटा दी गई है पिछली साल, तो हमें इसको नहीं पढ़ना, हम सिर्फ ये दो विधियां पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ग्राफी विधि की। तो ये हमें पढ़ना है, एक तो ग्राफी विधि पढ़नी है, विलोपन विधि पढ़नी है, प्रतिस्थापन पढ़नी है। इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और बताने वाला हूं, इसको आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो मैं कुछ चीजें और बताने वाला हूं। चलो, जब भी हम दो समीकरण को सॉल्व करते हैं या इस समीकरण के युग्म को, जोड़े को सॉल्व करते हैं, तो कुछ रेखाएं बनती हैं ग्राफी विधि में। बीजगणितीय विधि के आधार पर जाते हैं तो कुछ हल निकलते हैं, कहीं पर कुछ हल नहीं निकलते हैं। ठीक है, कहीं पर कुछ हल निकलते हैं और कहीं पर कुछ हल नहीं निकलते हैं। तो ये सब हम देखने वाले हैं कि कब क्या निकलता है, कैसे नहीं निकलता। ग्राफी विधि में हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कोई भी एक समीकरण देने के बाद, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है x + 2y = 0 एंड 3x + 4y + 7 = 0, क्या ये दोनों समीकरण ग्राफी विधि से ये संगत है या नहीं है। ठीक, ये चीज़ें हमें देखनी होती है। तो हम ये सारी चीज़ें आज देखने वाले हैं कि इसमें क्या होता है क्या नहीं। ठीक, बाकी कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो आज हम सिर्फ इसका बेसिक देख रहे हैं। तो देखें, चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ रेखाएं बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? रेखाएं।
नाम याद रखना, प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती। ठीक, कौन कौन सी? ठीक, ये 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। प्रतिच्छेदी को इंग्लिश में इंटरसेक्ट बोलते हैं। ठीक, समांतर को पैरेलल बोलते हैं और संपाती को कोइंसिडेंट बोलते हैं। कोई समस्या? ठीक है, अभी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती कैसी है, समांतर रेखाएं कैसी होती है और संपाती कैसी होती है, हम देखने वाले हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, मान लो ये कोई एक रेखा है। ठीक है, क्या है ये? एक रेखा है। ये रेखा जब किसी दूसरी रेखा से किसी एक बिंदु पर क्या हो जाए? कट जाए। ठीक है, मतलब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद कर जाए या उसके ऊपर से होकर गुजर जाए, वो क्या कहलाती है? ठीक, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, कोई समस्या परेशानी? ये जो बिंदु है, जिस बिंदु से ये दोनों होकर गुजरती हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी बिंदु बोलते हैं। ठीक, अब हम दूसरी बात कर रहे हैं समांतर की। समांतर रेखाएं कैसी होती हैं? दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के समान दिशाओं में और साथ बराबर गैप के साथ चलें। ठीक है, ऐसी दो रेखाएं जैसे कि रेल की पटरियां। ठीक है, हमने देखा कि रेल की पटरियां शुरू से लेकर लास्ट तक दोनों बिल्कुल एक साथ चलती हैं, लेकिन कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है, ना कम ज़्यादा आगे पीछे होती हैं। ठीक, तो हमें पता होना चाहिए समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, जो एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है लेकिन हमेशा दोनों साथ चलती हैं। ठीक, अब संपाती रेखाएं क्या होती हैं? तो संपाती रेखाएं वह रेखा होती है जो एक रेखा को कोई दूसरी रेखा उसके ऊपर से गुजर जाए। जब दो रेखा आपस में एक दूसरे के ऊपर होकर चलती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? संपाती रेखाएं बोलते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, तो ये हमें समझ में आ गया। रेखाएं हम जब भी लिखते हैं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या लिखना है? ये ए बी रेखा हो गई और ये दूसरी को हमने मान लो पी क्यू नाम दे दिया, पी क्यू रेखा हो गई। ठीक, ऐसे इसको हमने नाम दे दिया ए बी रेखा, इसको हमने नाम दे दिया पी क्यू रेखा, इसको हमने नाम दे दिया ए बी रेखा और इसको हमने नाम दे दिया पी क्यू रेखा। ठीक, नाम नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा जब क्वेश्चंस करेंगे तो कि क्या हो रहा था। ठीक है, कौन सी रेखा किस पर थी, कहाँ थी, ये सब चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई है। अब ये तो हो गया इनका क्या? ग्राफी निरूपण। क्या हो गया? ग्राफी निरूपण हो गया कि ग्राफ के माध्यम से हमने देख लिया कि जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो उसमें रेखा एक दूसरे से कटती हुई दिखेंगी, या एक के ऊपर एक दिखेगी, या फिर दोनों बगल से साइंस बिल्कुल समांतर चलती हुई दिखेंगी। तो ये तो हो गया हमें ग्राफी निरूपण, समझ में आ गया कि भाई ऐसा ऐसा होता है। अब हमें कुछ चीज़ें और जाननी है। क्या जानना है? कि जब भी हम कोई समीकरण सॉल्व करते हैं तो कुछ और भी कंडीशन होती होगी। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि एक विधि हम ग्राफी पढ़ेंगे और दूसरी क्या पढ़ेंगे? बीजगणितीय पढ़ेंगे, तो इसका बीजगणितीय निरूपण भी होता होगा। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं बीजगणितीय निरूपण। अब बीजगणितीय निरूपण होता क्या है? बीजगणितीय निरूपण वह निरूपण होता है जब हम इन दोनों समीकरण को क्या करते हैं? हल करते हैं। तो हमें इस a1 और इस a2 का अनुपात v1 और v2 के अनुपात के विभिन्न मिलता है, मतलब कुछ अलग मिलता है। ये दोनों हमेशा क्या नहीं हो सकते? बराबर नहीं हो सकते, समान नहीं हो सकते। ठीक, ये बात समझ में आई? जिस भी कंडीशन में इन दोनों का अनुपात समान नहीं होता वहां हम लिखते हैं अद्वितीय हल। क्या लिखते हैं? अद्वितीय हल। ठीक, या फिर हम ये कह सकते हैं कि केवल एक हल। क्या लिख सकते हैं? केवल एक हल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये इसका क्या है? बीजगणितीय निरूपण है। ये तो हो गया प्रतिच्छेदी रेखाओं का। अब समांतर में क्या होता है? तो जब भी कहीं समीकरण में जब इस a1 और a2 का अनुपात v1 v2 के अनुपात के बराबर होता है,
परंतु C1 और C2 के अनुपात के बराबर नहीं होता। बात समझ में आ गई या नहीं? ये बात समझ में आई है या नहीं? ठीक है, क्या होता है कि इसमें इस A1 और A2 की वैल्यू का अनुपात इस V1 और V2 की वैल्यू के बराबर तो होता है, परंतु इस C1 और C2 की अनुपात के बराबर नहीं होता। उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में इस युग्म का कोई हल नहीं होता। ठीक, कोई हल नहीं होता। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं तीसरी रेखा की, संपाती रेखा की। ठीक, संपाती रेखा में क्या होता है? तो यही अनुपात A1 A2 का अनुपात V1 V2 के अनुपात और C1 C2 के अनुपात, तीनों के अनुपात क्या होते हैं? समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो उस कंडीशन में कैसे हल बनते हैं? अनंत हल कह सकते हैं, अनंता अनेक हल कह सकते हैं, ठीक है, या सिर्फ अनेक हल हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो गया इसका बीजगणितीय निरूपण। कैसा कि इसके प्रतिच्छेदी रेखाओं का क्या होता है? अद्वितीय हल होता है या कोई एक हल होता है। ठीक है, समांतर रेखाओं में कोई हल नहीं रहता है, और हम संपाती रेखाओं की बात करते हैं तो अनंत हल होते हैं या फिर अनंता अनेक हल होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। एक चीज़ और पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव में कि जब भी किसी युग्म को हम सॉल्व करते हैं, जब भी किसी युग्म को हम ग्राफी विधि से सॉल्व करते हैं, तो उसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये युग्म संगत है या असंगत है? क्या है? संगत है या फिर असंगत है? तो संगत और असंगत का पता कैसे चलता है? कि जिस भी किसी युग्म को सोल्व करने के बाद हमें कोई हल प्राप्त हो, क्या हो? हल प्राप्त हो, उस जगह पर क्या बनता है? संगत होता है। युग्म का हल क्या होता है? संगत होता है। और जहाँ पर हल प्राप्त नहीं होता उसे हम असंगत कहते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर एक हल मिल रहा है हमें। ठीक है, मतलब ये कैसा बनेगा? ये संगत बनेगा। ठीक, यहाँ कोई हल नहीं मिल रहा है तो ये कैसा बनेगा? ये असंगत बनेगा। और यहाँ पर अनंत हल मिल रहे हैं तो ये भी कैसा हो जाएगा? ये भी संगत हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? तो ये चीज़ हो गई हमारी समझने वाली, हमने इसको समझ लिया। ठीक, आज की क्लास इतनी है, बस हम इसको रिपीट करेंगे एक बार और फिर से थोड़ा सा, और इसके बाद हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी हमें। ठीक है, तो हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये व्यापक समीकरण हो गए हमारे। ठीक है, इस व्यापक समीकरण को इस बार हम क्या देखने वाले हैं? रेखाओं के साथ एग्जाम्पल। ये प्रतिच्छेदी रेखा, इसके बाद हमने समांतर रेखा लिखा था, और लास्ट में हमने क्या लिखा था? संपाती रेखा लिखा था। ठीक है, इन तीनों रेखाओं में हमने एग्जाम्पल देखे थे कि रेखाएं कैसी होती है। तो कहना ये एक दूसरे को काट रही होती है किसी एक बिंदु पर। इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रतिच्छेदी बिंदु बोलते हैं। समांतर रेखाओं को हमने देखा था कि दोनों समान अंतर के साथ जहाँ तक चलती हैं शुरू से लेकर आखिरी तक, उन्हें हम क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं बोलती हैं। संपाती रेखाएं हमने देखी थी कि एक दूसरे में समाकर जो रेखाएं चले उन्हें हम संपाती रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने सारी चीज़ें देख ली थी, नामकरण कर दिया था हमने इनका। ठीक, अब हमें ये पता कैसे चलेगा? ये तो हो गया इनका क्या? ग्राफी रूप। अब हम देखने वाले थे इनका क्या? बीजगणितीय रूप। तो हमने देखा था कि बीजगणितीय रूप के लिए इनका अनुपात मायने रखता है। तो हम A1 A2 और B1 B2 के अनुपात को जब देखते हैं और अगर ये समान नहीं निकले तो हम इसको क्या बोलते हैं?
कि ये एक प्रतिच्छेदी रेखा का निरूपण है और इसे हमने बीजगणितीय रूप में अद्वितीय हल का युग्म कहा। ठीक है, क्या कहा कि ये एक अद्वितीय हल का समीकरण है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि मैंने यहाँ पे लिखा 2x + 3y - 4 = 0, यहाँ मैंने लिखा 3x - 4y + 7 = 0। तो मैं इसको इस व्यापक समीकरण से मिलाता हूँ। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि a1 की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। v1 की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। और c1 की जगह पर क्या लिखा हुआ है, -4 लिखा है। ये ध्यान रखना, जहाँ कर भी कहीं भी माइनस हो तो माइनस को हम संख्या के साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, प्लस हम लिखते नहीं है इसलिए हम उस चिन्ह को नहीं लेते, लेकिन हमेशा चिन्ह को सदैव साथ लेकर चलते हैं। ठीक, नीचे वाले समीकरण को हम मिलाते हैं तो a2 की वैल्यू क्या निकलती है, 3, v2 की क्या निकलती है, -4, और c2 की क्या निकलती है, 7। ठीक, हमें अद्वितीय हल देखना है तो क्या निकला, a1 की जगह पर 2 है और a2 की जगह पर 3 है, b1 की जगह पर 3 है और v2 की जगह पर क्या है, -4। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, नहीं है, नहीं है मतलब ये अद्वितीय हल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात कर रहे हैं समांतर रेखा की। तो समांतर रेखा में हमने क्या देखा था कि कोई भी हल क्या नहीं होता, कोई भी हल नहीं होता। ठीक है, तो इसका निरूपण कैसे लिखा था हमने, a1 a2 का अनुपात v1 v2 के अनुपात और c1 c2 के अनुपात। a1 a2 का अनुपात b1 b2 के अनुपात के तो बराबर होता है, परंतु c1 और c2 के बराबर नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसका कोई भी हल नहीं, यही बोलते हैं। कोई दिक्कत? ठीक, अब देखें कैसे, इसी समीकरण में थोड़ा सा हम परिवर्तन कर लें, समीकरण चेंज कर लें। ठीक है, मैंने समीकरण चेंज कर लिया। ठीक, चेक करें। ये छूट गया, अब ठीक है, चले। ठीक, अब देखें तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि a1 और a2 की वैल्यू क्या लिखी है, 2 और 3, v1 v2 की वैल्यू लिखी हुई है 4 और 6, और c1 c2 की लिखी हुई है -4 और 7। ये वैल्यू हमने देख ली। अब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये तीनों बराबर है ही नहीं, तीनों अलग अलग है। ठीक है, लेकिन क्या हम इसको ऐसे छोटा कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 और 2 3 6। ठीक, तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है कि कहीं पे कुछ वैल्यूज ऐसी भी हो तो जिन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये समझ में आ गया कि ये क्या हो गया। ठीक, ये दोनों बराबर हैं परंतु ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये किसका युग्म था, कि ना ये समांतर रेखाओं का युग्म था। ठीक है, इसके कैसे हल होंगे, तो ना इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब हम यही बात संपाती में देखते हैं, किस में देखते हैं, संपाती में। तो संपाती में इन तीनों के अनुपात क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, देखें जब ये तीनों के युग्म, तीनों की वैल्यू क्या होती है, समान होती है, तीनों के अनुपात समान होते हैं, तो इनके हल कैसे निकलते हैं, कि ना अनंत निकलते हैं। कितने, अनंत हल निकलते हैं या अनेक हल निकलते हैं। ठीक, तो अब क्या करें, कि ना इस समीकरण में कुछ और चेंज कर लेते हैं, कि ना क्या चेंज कर लें, कि ना कोई बात नहीं, यहाँ पर भी -4 रख लो। ठीक, नहीं रख सकते, चलो कोई बात नहीं, नहीं रख सकते तो कुछ और रख लेते हैं, कि ना ऐसा रख लो। ठीक, अब जब हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा,
A1 की वैल्यू 2 और A2 की 3, V1 की वैल्यू 4 और V2 की वैल्यू 6, C1 की -4 और C2 की -6। क्या कर सकते हैं कि ना वही काटा पीटी कर लो, इसको काटा, इसको काटा और इसको, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक, सॉल्व किया तो पता चला कि तीनों वैल्यू कैसी हो गई है, समान। तीनों के अनुपात कैसे हो गए, समान हो गए। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया कि समपाती रेखाओं में क्या होता है, अनंतल होते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसी के साथ क्या करें, आज की क्लास ख़त्म कर लें। ठीक है, कल हम ग्राफी विधि पढ़ लेंगे। ग्राफी विधि के बाद आपको, ठीक है, बीजगणितीय विधि बताता हूँ। ठीक, ओके, बाय।